A wonderful morning to all my viewers. नमस्कार, सुप्रभात, आभार, अभिनंदन। मैं स्मिता गुप्ता आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम बिहार बिहान में। दोस्तों, पूरे सप्ताह की भाग दौड़ की व्यस्त जिंदगी के बाद एक रविवार का हम सभी को इंतज़ार होता है। जी हाँ, ये रविवार जब हम काफ़ी आराम से अपने पूरे दिन को बिताते हैं, अपनी मनपसंद चीज़ें, अपने मनपसंद काम को करते हैं और ये दिन हमें पूरे सप्ताह फुर्तीवान, ऊर्जावान बने रहने में हमारी मदद करता है। जी हाँ, सप्ताह का अंत और एक नए सप्ताह की शुरुआत का आप सभी को हमारी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन, आपकी सुबह मंगलमय हो और आप नई स्फूर्ति के साथ, सकारात्मक सोच के साथ, नई ऊर्जा के साथ अपने दिन की शुरुआत करें। जी हाँ, हम अपने दिन की शुरुआत, अपने सुबह की शुरुआत अगर एक अच्छी सोच, एक अच्छी विचार के साथ करते हैं तो हमारा पूरा दिन हमारे साथ होता है और हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। जी हाँ दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम कई ऐसे मुश्किलों में होते हैं, कई हम संघर्ष वाली ज़िंदगी हमारी होती है, कई बार कई मुश्किल के दौर से गुजरते हैं। उस वक्त बड़े बुजुर्ग या कई महान विचारकों द्वारा कही गई कुछ पंक्तियाँ, उनकी सकारात्मक सोच, उनके सकारात्मक विचार हमें उस वक्त सुदृढ़ बनने में हमारी मदद करती है, हमें मजबूत बनाने में हमारी मदद करती है। जी हाँ, और इसलिए बिहार बिहान लेकर आता है अपना पहला सेगमेंट अनमोल वचन। देखते क्या खास है आज हमारे पहले सेगमेंट अनमोल वचन में। महात्मा गांधी ने कहा था, जब मैं सूर्यास्त और चंद्रमा के सौंदर्य की प्रशंसा करता हूं, मेरी आत्मा उसके निर्माता के पूजा के लिए विस्तृत हो उठती है। जी हाँ, आइए सभी मिलकर स्वागत करते हैं हमारे खास मेहमान श्री पवन कुमार, जो कि डायरेक्टर पोस्टल सर्विस से जुड़े हुए हैं एंड ही इज़ डायरेक्टर इन पोस्टल सर्विस डिपार्टमेंट। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में। शुक्रिया, नमस्ते सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। पवन जी, आप डाक विभाग से जुड़े हुए हैं और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यह पिन कोड सप्ताह चल रहा है। पिन कोड नंबर के बारे में विस्तृत से हमारे दर्शकों को बताएं। आज से लगभग 50 साल पहले जी पिन कोड की शुरुआत हुई थी और जैसा कि आपने बताया कि पिन का फुल फॉर्म पोस्टल इंडेक्स नंबर होता है, तो हम सबको पता है कि भारत बहुत सी बोलियों का देश है, बहुत सी भाषाओं का देश है। और आप कल्पना कीजिए कि तमिलनाडु का कोई व्यक्ति यदि अपने बंगाल के किसी सगे संबंधी के यहाँ या किसी विभागीय कार्य से कोई खत लिखता है या कोई मनी ऑर्डर भेजता है या पार्सल भेजता है, यदि वो अपनी तमिल भाषा में एड्रेस लिखता है और बंगाल में वो पहुंचता है उसका आर्टिकल, तो बंगाल का जो कर्मचारी है डाक विभाग का, उसको तो तमिल आती नहीं होगी, ये संभावना है पूरी। जी बिल्कुल। तो वो उसके एड्रेस को कैसे पढ़ सकता है? तो इसी ख्याल से इन जो कई दिक्कतें आती थी, इन दिक्कतों से निजात ढूंढने के लिए, इन दिक्कतों को, समस्याओं को दूर करने के लिए पिन कोड का इजाद किया गया, पिन कोड को शुरू किया गया, जिससे कि संख्या के बारे में तो सबको पता है लगभग, चाहे वो तमिलनाडु के लोग हों या जम्मू कश्मीर के लोग हों, नागालैंड के हों, गुजरात के हों। तो इसलिए इस ख्याल से पिन कोड की शुरुआत की गई। इससे डाक का पहुंचना, आर्टिकल का पहुंचना, पार्सल का पहुंचना, मनी ऑर्डर का पहुंचना या जो भी हमारे खत हैं उसका पहुंचना बहुत आसान है। खास करके डाक विभाग के लिए बहुत सुविधा हो गई है, क्योंकि हमारे जो भी डाक कर्मचारी हैं वो पिन कोड से परिचित होते हैं और जो हमारा सॉर्टिंग होता है, जो प्रोसेसिंग होता है, उसमें सुविधा होती है। उसके अतिरिक्त हाल के वर्षों में जो ऑटोमेटेड मेल प्रोसेसिंग सेंटर शुरू किए गए हैं, वहाँ पे मशीनों के द्वारा मेल का सॉर्टिंग किया जाता है, प्रोसेसिंग किया जाता है। तो ये मशीनें इन संख्या को पहचान लेती है और बहुत आसानी से लाखों की संख्या में इन ऑटोमेटेड मेल प्रोसेसिंग सेंटर में प्रोसेसिंग किया जाता है, सॉर्टिंग किया जाता है। तो ये पिन कोड का इसलिए महत्व है, पिन कोड के वजह से बहुत सुविधाएं हो गई है और केवल भारत के लिए नहीं, पूरे दुनिया के लिए, जहाँ पे कई भाषाएं बोली जाती है, कहीं फ्रेंच बोला जाता है, कहीं लैटिन बोली जाती है, कहीं मंदारिन बोली जाती है। इस पिन कोड से केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी कोने में मेल आर्टिकल्स का आदान प्रदान करना, उसकी विभागीय सॉर्टिंग करना, प्रोसेसिंग करना बहुत आसान हो गया है। तो इसलिए पिन कोड की शुरुआत की गई है। जहाँ तक
भारत में सवाल है तो ये 6 अंकों का पिन कोड होता है, और इसका जो पहला नंबर होता है उससे जोन का पता चलता है कि इस किस जी। जोन में जाने वाला है। जैसे कि पूरे भारत को हम लोगों ने 8 जोन में विभक्त किया है, और एक 9वां जोन है वो सेना के लिए है। तो 8 जोन में पहला जो जोन है हमारा वो दिल्ली, जो उत्तर भारत है, उसको इंगित करता है। पहले जोन में दिल्ली आता है हमारा, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर। जी। तो ये जो पहला नंबर है पिन कोड का, 6 नंबर में से पहला नंबर, इस यदि उसमें 1 लिखा हुआ है तो आप मान लेंगी, आप जान जाएंगे कि ये उसी क्षेत्र में जाने वाला होगा। उसी तरह से जो पिन कोड 2 है हमारा, 2 से यदि शुरू हो रहा है तो इससे पता चलता है कि वो उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड में जाएगा। फिर जो 3 पिन कोड है हमारा वो राजस्थान या फिर गुजरात में जाएगा। फिर जो 4 पिन कोड है वो इस जोन को इंगित करता है कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और या फिर छत्तीसगढ़। फिर जो 5 से यदि शुरू हो रहा है तो इसका मतलब कि वो कर्नाटक होगा, तेलंगाना होगा या फिर आंध्र प्रदेश होगा। फिर 6 से हमारा केरला और तमिलनाडु। फिर 7 उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल और नॉर्थ ईस्ट के जो प्रांत हैं, और सिक्किम जो है उसको रेखांकित करता है। उसी तरह से जो हमारा 8 है, उस यदि 8 से शुरू हो रहा है तो आप जान लेंगे कि ये झारखंड या बिहार में जाने वाला आर्टिकल होगा। उसके बाद फिर जो पहले संख्या के बाद जो दूसरा संख्या होता है हमारा, उससे जोन के अंदर कई सब जोन होते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि पहले जोन में हमारा ऊपर में दिल्ली भी है, हरियाणा भी है, पंजाब भी है। तो आप पहले नंबर से ये तो जान सकते हैं कि किस इलाके में जाने वाला है, किस जोन में जाने वाला है। लेकिन दूसरे नंबर से आप जानेंगे कि इस जोन के किस प्रांत में जाने वाला है। तो ये दूसरे नंबर से पता चलता है। फिर जो तीसरा नंबर है उससे डिस्ट्रिक्ट के बारे में पता चलता है। एक स्टेट में भी कई डिस्ट्रिक्ट होते हैं, तो वो जो तीसरा नंबर है उससे डिस्ट्रिक्ट पता चलता है कि ये उस प्रांत के किस डिस्ट्रिक्ट में आर्टिकल जाएगा। फिर उसके बाद के जो 3 नंबर हैं उससे पोस्ट ऑफिस, जो हमारा डिलीवरी पोस्ट ऑफिस होता है, उसके बारे में पता चलता है, क्योंकि एक ज़िले में कई डिलीवरी पोस्ट ऑफिस होते हैं। तो ये जो 3 नंबर लास्ट के हैं उससे पता चलता है कि वो किस डाकखाने में, किस डिलीवरी पोस्ट ऑफिस में जाएगा। और यदि डिलीवरी पोस्ट ऑफिस में चला गया तो उसके बाद पोस्टमैन को पता होता है पूरे इलाके के बारे में कि वो किस बीट में जाएगा, किस गांव में जाएगा, किस गली में पहुंचना है, किस पोस्टमैन को तो घर घर का पता होता है। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि ये पिन कोड का कितना ज़्यादा महत्व है, और इससे कितनी ज़्यादा सुविधाएँ हो गई है, कितनी ज़्यादा आसानी हो गई है डाक विभाग के लिए और लोगों के लिए भी। क्योंकि जब पिन कोड नहीं था तो कई बार आर्टिकल मिसेंट हो जाता था, कई बार आर्टिकल कहीं जाना और है और पहुंच कहीं और जाता था, क्योंकि एक नाम के कई गांव हैं, एक नाम के कई इलाके हैं, एक नाम के कई सब डिवीज़न भी होते हैं। तो इसलिए, लेकिन ये जो पिन कोड है ये यूनिक नंबर है। एक पिन कोड का पूरे देश में एक ही वो नंबर होगा, दुनिया में भी आप मान सकते हैं या कह सकते हैं जी। तो इसलिए हम समझ सकते हैं कि पिन कोड डाक विभाग के लिए और पूरे जो लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग वस्तुओं का या खत का या पार्सल का आदान प्रदान करते हैं, और आज की तारीख में ऐसा कोई नहीं है जो कहीं ना कहीं कुरियर के द्वारा या पोस्टल डिपार्टमेंट के द्वारा कोई ना कोई सामग्री न मंगाता हो। इसलिए हर व्यक्ति को पिन कोड के बारे में पता होना चाहिए, तभी उसका आर्टिकल आसानी से आ सकता है या कहीं भेजना है तो वो जा सकता है जी। नहीं तो ये पूरी संभावना है कि समय भी ज़्यादा लगेगा, निर्धारित समय से ज़्यादा वक्त भी लगेगा, और ये भी हो सकता है कि उसका सही निर्धारित जो डेस्टिनेशन है वहाँ ना पहुँचे। बिल्कुल। 50 वर्ष पहले कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता होगा, जिसके बाद सभी ने मिलकर पिन कोड का आविष्कार किया होगा या पिन कोड की शुरुआत की होगी। पिन कोड नंबर की जब शुरुआत हुई, एक अपने आप में कह सकते हैं कि एक क्रांति के रूप में आया, और आज भी हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। इन 50 वर्षों में विज्ञान और तकनीक ने जिस तेज़ी से विकास किया है कि जो डाक विभाग व्यक्तिगत विचारों के आदान प्रदान के लिए, हमें अपने अपनों के करीब लाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था, वो कहीं ना कहीं आज उसकी वो जो स्थिति, उसकी जो कार्यशैली, उसकी जो महत्ता थी, कहीं ना कहीं गौण होती चली गई है। डाक विभाग के इस बदलते स्वरूप के बारे में हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? डाक विभाग के बारे में यदि हम विस्तार से चर्चा करें और हम जानें तो ये कहना उपयुक्त नहीं होगा कि डाक विभाग की भूमिका सीमित होती जा रही है, दायरा संकुचित होता जा रहा है, क्योंकि डाक विभाग केवल
मेल ऑपरेशन का ही कार्य नहीं करता है, केवल डाक को पहुंचाने का ही काम नहीं करता है, केवल पार्सल्स को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का ही कार्य नहीं करता है, बल्कि इसके अतिरिक्त कई तरह के कार्यों का संपादन हमारे विभाग के द्वारा किया जाता है और वर्षों से किया जाता आ रहा है। समय के साथ साथ उसमें कई तब्दीलियां होती आ रही है, कई नए सेक्टर हैं जहां हम प्रवेश कर रहे हैं, हम कई नई तरह की सेवाएं प्रदान करते जा रहे हैं। तो इस रूप में हम ये कह सकते हैं कि डाक के विभाग जो है वो डाक के सेवा प्रदान करने के अतिरिक्त लंबे समय से बैंकिंग सेवाएं भी प्रदान कर रहा है। 1882 ईस्वी में ही बचत बैंक की शुरुआत हो गई थी। उसके बाद 1884 ईस्वी में इंश्योरेंस, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस की शुरुआत हुई थी और अभी 7-8 साल पहले 1 सितंबर 2015 ईस्वी को प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शुरुआत की। इसके अलावा डाकघरों के द्वारा पासपोर्ट सेवा केंद्र के रूप में पासपोर्ट बनाने में लोगों को सहायता प्रदान किया जा रहा है। आधार पंजीकरण और आधार अद्यतन का काम भी किया जा रहा है। कॉमन सर्विस सेंटर में जो सेवाएं प्रदान की जाती हैं, हमारे डाकघर कॉमन सर्विस सेंटर में प्रदान की जाने वाली सेवाओं को अपने डाकघर में ही प्रदान कर रहे हैं। आपको जन्म प्रमाण पत्र बनाना हो, मृत्यु प्रमाण पत्र किसी को बनाना हो, जाति प्रमाण पत्र बनाना हो, रेलवे टिकट बुक करानी हो, हवाई टिकट, इसके अतिरिक्त कई तरह की फसल बीमा और दूसरे तरह की व्हीकल इंश्योरेंस, 50 से ज़्यादा सेवाएं कॉमन सर्विस सेंटर के रूप में भी हमारे डाकघरों में प्रदान की जा रही है। तो डाक के घरों में कई तरह की सेवाएं प्रदान की जा रही है। आपने अभी सुना होगा कि जो ऋषिकेश और हरिद्वार का पवित्र गंगा जल है, उसको हम घर घर पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। उसके अतिरिक्त समय समय पर जो भी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित किया जाता है, उस कार्य में भी हम सहायता प्रदान करते हैं। जो चुनाव होता है अनेक स्तरों पर, स्थानीय चुनाव हो या फिर प्रांतीय चुनाव हो या फिर केंद्र लोकसभा का चुनाव हो, उसमें भी हमारी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जो डाक सामग्री होती है उसको पहुंचाने का हम कार्य करते हैं। इसके अतिरिक्त जो अनेक संवैधानिक निकाय हैं या जो महत्वपूर्ण संगठन हैं जो परीक्षाओं का आयोजन करते हैं, उनकी सामग्रियों को हम लोग पहुंचाने का कार्य करते हैं। तो डाक विभाग, नाम उसका डाक विभाग है, लेकिन आज की तारीख में वो डाक से ज़्यादा बैंकिंग का कार्य कर रहा है, वो इंश्योरेंस का कार्य कर रहा है। हम विस्तार से चर्चा कर सकते हैं प्रत्येक विषय के बारे में, प्रत्येक सेगमेंट में जहाँ पे हम पहुँच रहे हैं, जिससे हम लोगों से जुड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि डाक विभाग ने भी अपने कार्य क्षेत्र को के आधुनिकीकरण की ओर ले गया है कि कहीं ना कहीं अगर एक कार्य को बंद किया गया है तो अनंत कार्य इसके साथ शामिल कर दिया गया है डाक विभाग की ओर। पवन जी, आप डाक विभाग से जुड़े हुए हैं, कई ऐसे हमारे दर्शक हैं और कई आज के यंगस्टर के बारे में, यूथ के बारे में बात कर सकते हैं, युवाओं के बारे में बात कर सकते हैं जो डाक विभाग से जुड़ना चाहते हैं, इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, रोजगार की संभावनाएं देखते हैं। तो अगर डाक विभाग में रोजगार की संभावनाओं की बात करें तो कितनी संभावनाएं हैं हमारे आज के युवाओं के लिए? केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण विभागों में एक विभाग है डाक विभाग जी। और एक सुखद आश्चर्यजनक तथ्य ये है कि जहां दुनिया में डाक विभाग थोड़ा संकुचित हुआ है, वहीं भारत में प्रति वर्ष नए डाक खाने खुलते जा रहे हैं। तो जब नए डाक खाने खुलेंगे तो उसमें काम करने के लिए डाककर्मी होंगे, जाहिर तौर पे रोजगार की संभावना बढ़ रही है। तो कई स्तर पर ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और उसके अलावा जो हमारे एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल कर्मचारी होते हैं एक तरह से, और उसके बाद भी कई एजेंट के रूप में, एजेंसी वर्क के रूप में भी हम काम देते हैं। तो रोजगार की व्यापक संभावनाएं हैं और इस तथ्य को इस बात से समझा जा सकता है कि भारत के सबसे बड़े विभागों में से एक डाक विभाग है। और 1985 ईस्वी में जब पोस्टल और टेलीकॉम को अलग नहीं किया गया था, उसके पहले लगभग 9 लाख कर्मचारी काम कर रहे थे डाक विभाग में, पोस्टल और टेलीकॉम में। 1985 ईस्वी में पृथक कर दिया गया। आज भी लगभग 4 लाख से ज़्यादा लोग पोस्टल डिपार्टमेंट से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा तो कई लाख लोग और भी रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। तो कई स्तरों पर यदि हम रोजगार की बात करें, जैसे आपको ग्रुप ए ऑफिसर के रूप में कार्य करना है जी, जो
मेन मैनेजमेंट का कार्य देखते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट जो हमारा है, उसके लिए यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग जो है वो प्रतिवर्ष सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम का आयोजन करती है, और उस एग्ज़ाम में अपीयर होकर के पोस्टल डिपार्टमेंट के ऑफिसर आते हैं, जिसको इंडियन पोस्टल सर्विस अलॉट किया जाता है। वो क्लास 1 जो अफसर है उस रूप में अपनी सेवा शुरुआत करते हैं। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिसेस या सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ रेलवे मेल सर्विसेज या फिर असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल, इस रूप में वो अपनी पहली कार्यरत होते हैं, डाक विभाग में कार्यरत होते हैं जी। उसके बाद उनका प्रमोशन होता है डीपीएस, पीएमजी, सीपीएमजी, फिर बोर्ड मेंबर, फिर डीजी और सेक्रेटरी। फिर उसी तरह से जो ग्रुप बी होता है, हमारे इंस्पेक्टर होते हैं, हमारे एसपी जो होते हैं, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिसेस, फिर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिसेस, वो ग्रुप बी के रूप में कार्य करते हैं जी। और सिविल सर्विसेज की सिविल परीक्षाएं जो होती हैं उसके द्वारा ही आप इस क्षेत्र में एक ग्रुप ए ऑफिसर्स की जो चुनाव होता है वो इसी एग्जाम के जरिए होता नहीं, है। दो तरह से लोग ग्रुप ए ऑफिसर बन सकते हैं। एक तो डायरेक्ट जो ऑफिसर आते हैं वो यूपीएससी एग्जाम से ही आते हैं। तो कुछ लोग जो इंस्पेक्टर के रूप में कार्य कर रहे हैं या एसपी के रूप में या उससे नीचे भी, वो भी प्रोन्नति करके डिपार्टमेंटल एग्जाम दे करके और क्लास 1 अफसर बन सकते हैं, ग्रुप ए अफसर बन सकते हैं। तो फिर एक पोस्टल असिस्टेंट जो होते हैं वो एसएससी एग्जाम कंडक्ट जो करती है आज की तारीख में, वो हर साल कुछ ना कुछ उसमें तब्दीलियाँ होती रहती है। तो अभी जो ग्रेजुएट लेवल का जो एग्ज़ाम है एसएससी का, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम, उस एग्ज़ाम में अपीयर होकर के और वहाँ उत्तीर्णता हासिल करके पोस्टल असिस्टेंट कोई बन सकता है। और उसी एग्ज़ाम के द्वारा हमारे इंस्पेक्टर पोस्ट भी बनते हैं। उसके फिर नीचे एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल भी स्टाफ होते हैं जो मैट्रिक की परीक्षा में नंबर के आधार पर उनका चयन होता है और वो ग्रामीण डाक सेवक के रूप में काम करते हैं। वो प्रोन्नति करके एमटीएस बन जाते हैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ, और फिर पोस्टमैन बनते हैं। तो इसके अतिरिक्त भी बहुत से लाखों ऐसे लोग हैं जो पोस्टल डिपार्टमेंट में रोजगार प्राप्त किए हुए हैं। जैसे हमारे यहाँ कई तरह की जो बैंकिंग स्कीम है, से आरडी हो गया, रेकरिंग डिपॉजिट हो गया, टर्म डिपॉजिट हो गया, मंथली इनकम स्कीम हो गया, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम हो गया। तो इन स्कीमों के लिए जो कार्य करते हैं, जो एजेंसी प्राप्त करते हैं, और जो एजेंट लोग होते हैं उन्हें भी कमीशन मिलता है, तो इसके द्वारा उनको भी रोजगार मिलता है। इसके अलावा जो पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस होता है, रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस होता है, उसके भी डायरेक्ट एजेंट होते हैं। उसके लिए एक साक्षात्कार का आयोजन किया जाता है और उसमें जो सफल होते हैं उनको एजेंसी मिल जाती है और वो पीएलआई या आरपीएलआई एजेंट के रूप में काम करते हैं। और साथ ही हमारे यहाँ आउटसोर्सिंग एजेंट भी होते हैं, वैसे होते हैं आउटसोर्स एजेंट जो पार्सल क्या या मेल का बुकिंग कर सकते हैं और कुछ कमीशन प्राप्त कर सकते हैं। कह सकते हैं कि डाक विभाग में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कई ऐसे लोग जुड़े हुए हैं और कई बड़ी एक जनरेशन को कह सकते हैं कि उन्होंने रोजगार दिया है और कई लोग इनसे जुड़े हुए हैं। जी, आज भी एफओ के रूप में भी कई लोग, फ्रेंचाइजी आउटलेट जो होता है हमारा, पोस्ट ऑफिस के अलावा कई गाँवों में जहाँ पोस्ट ऑफिस नहीं है वहाँ हम फ्रेंचाइजी आउटलेट बनाते हैं। कोई भी बेरोजगार व्यक्ति है उसके लिए अप्लाई कर सकता है और जो हमारे स्पीड पोस्ट होते हैं, रजिस्टर्ड आर्टिकल होते हैं, पार्सल होते हैं, उसकी वो बुकिंग कर सकता है और उस पर भी उसको कमीशन मिलता है, उसको इंसेंटिव मिलता है। तो प्रत्यक्ष रूप से तो लोग जुड़े हुए हैं डिपार्टमेंट के साथ, और प्रत्यक्ष रूप से भी बहुत लोग जुड़े हुए हैं। आप ये भी कह सकते हैं हम लोग की जो पार्सल की बुकिंग होती है, तो पार्सल के बुकिंग के पहले उसका जो पैकिंग होता है, तो पैकिंग के लिए भी कई लोग काम करते हैं बाहर में, या फिर जो मेल है उसको इन्वेलप में पैक करना है, तो वहाँ भी लोगों को कह सकते हैं डाक विभाग एक विस्तृत क्षेत्र है जिसके अनंत कार्य क्षेत्र है, उसकी सीमाएं अनंत है और केवल देश ही नहीं वो दुनिया के कई भागों से हमें आपस में जोड़ने का भी कार्य करती है, बल्कि कई क्षेत्रों में कार्य कर रहा है। कई इसकी योजनाएं आ गई हैं, बैंकिंग क्षेत्र से भी जुड़ा है, इंश्योरेंस से भी जुड़ा है। इसके साथ ही साथ जॉइंट पार्सल प्रोडक्ट, अभी डाक विभाग में एक बहुत ही खास शब्द है जेपीपी, ये क्या है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। पोस्टल और रेलवे डिपार्टमेंट को यदि मिला दिया जाए जी, तो हमारी रीच हर जगह हो जाएगी। और अभी भी है, लेकिन जो ट्रांसपोर्टेशन का सबसे बड़ा माध्यम है देश में, वो रेलवे है। जो मर्चेंट लोग हैं, जो व्यापारी हैं या
जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, या दूसरे वर्ग के लोग भी जिन्हें बड़े पार्सल से एक जगह से दूसरे जगह भेजना होता है, कई बार वो रेलवे स्टेशन पर जा कर के रेलवे के थ्रू अपना पार्सल भेजते थे। लेकिन यदि कोई गांव में व्यक्ति काम कर रहा है जहां पे रेलवे की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, वहां पे यदि उसको रेलवे के थ्रू भेजना होता था पार्सल, बड़े पार्सल, तो उसको कम से कम मीलों दूर सफ़र तय करके उस रेलवे जंक्शन तक, उस रेलवे स्टेशन के पार्सल बुकिंग सेंटर तक जाना पड़ता था। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में कई तरह की दिक्कतें आती थी। तो वर्तमान में जो हमारे रेलवे मंत्री हैं, जो संचार मंत्री भी हैं, अश्विनी वैष्णव साहब, उन्होंने एक नई योजना की सूत्रपात की है और पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ये तो 8-9 महीना पहले ही शुरू कर दिया गया था, लेकिन इस हफ्ते में इसको व्यापक रूप में शुरू किया जाएगा और सभी बड़े शहरों को, बड़े स्थानों को एक जगह से दूसरी जगह जोड़ा जाएगा और इस तरह की सुविधाएं प्रदान की जाएगी कि जैसे कोई दूर दराज गाँव में बैठा हुआ व्यक्ति है, वो अपने घर में बैठे हुए किसी पार्सल की बुकिंग कर सकता है और उसको रेलवे स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ से जो पोस्टल डिपार्टमेंट है रेलवे स्टेशन तक, रेलवे जंक्शन तक उस पार्सल को, उस प्रोडक्ट को, उस लॉजिस्टिक को पहुँचाएगा और उसके बाद फिर जिस डेस्टिनेशन तक वो जाना है वहाँ पे यदि रेलवे की सुविधा नहीं उपलब्ध है तो फिर वहाँ पे उसके नज़दीकी जो रेलवे स्टेशन है वहाँ तक हमारा पोस्टल डिपार्टमेंट का जो डाकिये हैं वो जाएंगे और फिर वहाँ यदि दूरस्थ किसी गांव में, दूरस्थ किसी इलाके में वो प्रोडक्ट, वो पार्सल पहुँचाना है तो एक तरह से एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक बहुत आसानी से वो जो प्रोडक्ट है, जो पार्सल है, जो सामग्री है, जो आर्टिकल्स है वो पहुँच जाएगा और किसी को कोई दिक्कतें नहीं होंगी, उनको कहीं जाना नहीं होगा, उनके घर पे आकर के उस आर्टिकल की बुकिंग हो जाएगी और घर बैठे, जैसे कि अभी ट्रांसपोर्टेशन जो खास करके व्यापारी वर्ग के द्वारा मुख्य रूप से गुड्स ट्रेन जो होती है, माल गाड़ियाँ होती है, उसकी स्पीड कम होती है और या फिर वो रोड नेटवर्क जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसमें हम गुड्स ट्रेन के द्वारा ये आर्टिकल नहीं भेजेंगे। जो हमारी हाई स्पीड ट्रेनें हैं उसमें कई डब्बे लगा दिए जाएंगे या फिर बाद में चल करके अलग से इसके लिए व्यवस्था की जाएगी जिसके द्वारा तेज़ी से पार्सल पहुंच सके कम वक्त में। गुड्स ट्रेन आपको पता ही है कि बहुत स्लो, थोड़ा स्पीड होता है उसका और ज़्यादा वक्त लग जाता है। रोड नेटवर्क से यदि हम भेजते हैं तो उसमें भी ज़्यादा वक्त होता है। ऐसे में व्यापारियों को कई बार ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता है, खास करके जो बिजनेसमैन हैं, तो उनके हितों को ध्यान में रखते हुए ये व्यवस्था JPP की शुरुआत की गई है जी। इसके साथ ही साथ इंडियन पोस्ट पेमेंट के बारे में अगर बात करें तो इंडियन पोस्ट पेमेंट IPP क्या है? डाक विभाग दिन प्रतिदिन डिजिटल और हाईटेक होता जा रहा है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण IPP भी है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में जो हम खाते खोलते हैं, अभी तक जैसा कि हमें पता है कि अकाउंट खोलने के लिए हमें बैंक तक जाना पड़ता है या फिर पोस्ट ऑफिस तक जाना पड़ता है। लेकिन यदि आप एक नंबर से कॉल कर दें 155299 तो जो हमारा डाकिया हैं वो आपके घर पे आ कर के आपका अकाउंट खोल सकते हैं और वो बहुत आसान है, बहुत सिंपल प्रक्रिया है। उसमें कोई बहुत ज़्यादा कागज़ की ज़रूरत नहीं है, केवल यदि आधार नंबर हो तो उससे अकाउंट खुल सकता है और पूरा अकाउंट का ट्रांजैक्शन भी घर बैठे हो सकता है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने ये सुविधा प्रदान की है कि आप घर बैठे पैसा जमा कर सकते हैं, घर बैठे पैसे की निकासी कर सकते हैं। तो जो हम पहले बोलते थे कि डाकिया डाक लाया, आज की तारीख में डाकिया केवल डाक नहीं लाया है, डाकिया बैंक भी लाया और कितनी बड़ी ये क्रांति है कि हर घर में बैंक हो गया है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से हर घर अपने आप में एक बैंक है, जस्ट अ कॉल अवे। जी, केवल हमें एक कॉल करना है और घर में वो सारी बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध हो जा रही है। और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा केवल उसमें अकाउंट ही नहीं खुलेगा बल्कि कई तरह की अतिरिक्त सुविधाएं भी प्रदान की जा रही है। यदि हमें कोई बिल पेमेंट करना है, टेलीफोन का बिल पेमेंट करना है, इंश्योरेंस का प्रीमियम जमा करना है या फिर बिजली का बिल जमा करना है, तो वो भी हम घर बैठे ये सब कुछ कर सकते हैं। पूरा ये ऑनलाइन सुविधाएं जो बैंक में प्रदान की जाती थी वो सारी सुविधाएं इसमें इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के अकाउंट में मिल रही है। बिल्कुल, डाक विभाग कह सकते हैं पूरी तरह से डिजिटल भी हो रहा है, आधुनिक भी हो रहा है। पवन जी, आपने एक काफ़ी लंबा समय डाक विभाग को दिया है, काफ़ी वक्त से आप इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, इस कार्य को कर रहे हैं। अगर आपके कार्यकाल की बात करें तो आपका अनुभव कैसा रहा इस विभाग में? कौन कौन से बदलाव देखे और क्या लगता है और कैसे बदलाव होने की आवश्यकता है, संभावनाएं हैं? मैं 2010 बैच का अधिकारी हूँ और लगभग 11-12 साल हो ही गए बिल्कुल कार्य करते हुए। तो डाक विभाग संचार क्रांति के इस दौर में भी अपनी भूमिका को बनाए हुए है और अपनी क्रांतिकारी भूमिका को बनाए हुए है, ये कहना उपयुक्त होगा। बिल्कुल, पहले ऐसा प्रतीत होता था कि डाक विभाग धीरे धीरे
संकुचित होता जा रहा है, सीमित होता जा रहा है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन डाक विभाग तेज़ी से प्रसार करता जा रहा है और लोगों से जो पहले का जुड़ाव था अभी भी वो जुड़ाव कम नहीं हुआ है बल्कि बढ़ते जा रहा है। इन सेवाओं की जिसकी हम लोगों ने चर्चा की, उन सेवाओं के कारण हमारा स्कोप बढ़ते जा रहा है जी। तो और डिजिटल होता जा रहा है, हाईटेक होता जा रहा है, जिससे लोगों को सुविधाएं प्रदान होती जा रही है। जैसे कि पहले अकाउंट जो खुलता था पोस्ट ऑफिस में भी हमारा POSB, उसमें कई तरह की ऑनलाइन सुविधाएं नहीं होती थी, उनमें RTGS की सुविधा नहीं था पहले, अब RTGS की भी सुविधा हो गई। NEFT भी वो कर सकते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग हो गया, मोबाइल बैंकिंग हो गया। तो डाक विभाग उसके अतिरिक्त केंद्र सरकार और राज्य सरकार के साथ मिल करके हम लोग कई तरह की योजनाएं जनता तक पहुंचा रहे हैं। जैसे कि जो सोशल स्कीम है उसके तहत सरकारें लोगों को सुविधाएं प्रदान करती है, लोगों को कई तरह की रकम प्रदान करती है। वृद्धावस्था पेंशन योजना हो गया या विकलांग पेंशन योजना हो गया, या फिर कोरोना के दौर में सरकारों के द्वारा अनेक जो कई तरह के रकम प्रदान किए गए उसको घर घर तक पहुंचाने का हमारे डिपार्टमेंट ने काम किया। और आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम के तहत कई बार बैंक का जो पैसा है या अकाउंट में जो पोस्ट ऑफिस के अकाउंट में पैसा है उसको निकालने के लिए हमें पोस्ट ऑफिस में या बैंक में या ATM तक जाना पड़ता था, लेकिन हमारे AEPS के द्वारा हमें कहीं नहीं जाना है। घर पे हमारे जो डाकिया बंधु हैं या जो पोस्टमैन बहनें हैं वो जा करके और आपके केवल थंब इंप्रेशन के द्वारा आपके पैसे की निकासी कर सकते हैं। किसी भी सरकार की किसी भी योजना के द्वारा, केवल पोस्टल डिपार्टमेंट के नहीं, दूसरे योजना के तहत भी जो पैसा मिला हुआ है, जो गैस सब्सिडी मिली हुई है, तो उस सब्सिडी को आप सोच सकते हैं कि कोरोना के समय में कितनी दिक्कतें थी जी, बिल्कुल, और लोग डरते थे बाहर जाने में भी और ATM का इस्तेमाल करने में भी। तो आधार इनेबल्ड सिस्टम पूरी तरह से फुल प्रूफ सिस्टम है, इसमें फ्रॉड की भी गुंजाइश नहीं है, क्योंकि जब तक हम अपने थंब इंप्रेशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक हमारा वो पेमेंट होगा नहीं, या फिर जब तक हम OTP नहीं बताते हैं तब तक वो पेमेंट नहीं हो सकता है जी। तो इस तरह से इसके अलावा भी मैंने बताया कि पासपोर्ट सेवा केंद्र के रूप में हम किस तरह की सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। पहले पासपोर्ट बनाने के लिए लोगों को राजधानी में जाना पड़ता था या बहुत बड़े शहरों में जाना पड़ता था, अब अपने हर जिला मुख्यालय पे जाकर के लोग पासपोर्ट बनवा सकते हैं जी। उसके अतिरिक्त भी डाक टिकट डाक विभाग जारी करता है, स्पेशल कवर रिलीज करता है, स्पेशल कैंसिलेशन का कार्य हम लोग करते हैं, जिससे कि जो कोई महान व्यक्ति है या फ्लोरा फौना है या और महत्वपूर्ण कोई घटना है, स्थान है, उसको रेखांकित किया जाए, उसके बारे में लोगों को पहुंचाया जाए। इसके लिए हमारा फिलेटली एक अलग पूरा बिल्कुल कह सकते हैं डाक विभाग पिछले कई वर्षों में बहुत तेज़ी से विकास कर रहा है और समय के साथ, तकनीक के साथ, विज्ञान के साथ आगे बढ़ रहा है और हर क्षेत्र की तरह, हर प्लेटफॉर्म की तरह खुद को भी मॉडर्न, आधुनिक बनाने की, डिजिटल बनाने की तैयारी जोर शोर से कर रहा है और कहीं ना कहीं इसमें पूरी तरह वो सफल भी हो चुका है। और केवल हमारे देश के एक तबके के नहीं, हर वर्ग के लोगों के लिए डाक विभाग के पास कई ऐसी योजनाएं हैं जो हमारे लिए काफ़ी उपयोगी हैं और महत्वपूर्ण है। पवन जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और डाक विभाग से जुड़ी इतनी सारी बातें, इतनी सारी महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा? उससे जुड़ी बातें, उससे सुझाव आपके पत्र द्वारा हम तक पहुंचाने के लिए प्लीज़ हमें पत्र लिखें, क्योंकि आपके पत्र हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, आपके सुझाव हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। आप हमारे प्रोग्राम में और क्या कुछ नया देखना चाहते हैं ये भी हमें ज़रूर बताएं। जी हाँ, उठाइए कागज़ और कलम और नोट कीजिए हमारा पता। हमारा पता है निदेशक DG बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना 800001। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, तो प्लीज़ उठाइए अपना मोबाइल और नोट कीजिए हमारा ईमेल एड्रेस। हमारा ईमेल एड्रेस है directordkpatna@gmail.com।